नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल में रासो साहित्य के विशेष तथ्यों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रासो साहित्य। बात करें रासो साहित्य की तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। ठीक है ना। अब रासो के आचार्य शुक्ल के अनुसार बात करें तो वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ जो है बीसल देव रासो है। ठीक है ना। अब रासो ग्रंथ से जानने से पूर्व हम लोग रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसे जानेंगे। और यहाँ से प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रासो का अर्थ किसके अनुसार क्या है। ठीक है ना। तो एक तरफ आपको विद्वान या प्रस्तोता और दूसरी तरफ मूल शब्द रासो का इन्होंने क्या माना है। ठीक है ना। बात करें गारसा दातासी की तो राजस्व, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस माना, नरोत्तम स्वामी ने रासक माना। अब देखिए ये जो गारसा दातासी है, गारसा दातासी राजस्व कैसे दिमाग में रखेंगे तो यहाँ पे कर लीजिएगा दस्यु, दस्यु, दस्यु माने डाकू होता है ना, दस्यु दस्यु बस दिमाग में रख लीजिएगा। दस्यु गारसा दा दस्यु, दस्यु दा शिव, दस्यु द यहाँ से दा लीजिएगा, यहाँ से शिव लीजिएगा, दस्यु यानी कि गारसा दातासी का राजस्व, राजस्व दस्यु 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 दस्यु। ठीक है। अब हरप्रसाद शास्त्री की बात करें तो राजस। अब देखिए हरि के प्रसाद से क्या हो रहा है, कृपा से राज और यश। राज और यश कब मिलेगा, बोले जब हरि का प्रसाद होगा, हरि की जब कृपा होगी तब क्या होगा, राज और यश मिलेगा। ठीक है। आगे है नरोत्तम स्वामी। अब नरोत्तम स्वामी जी की बात करें तो नरोत्तम स्वामी का मूल शब्द रासक, रासक रासक। अब देखिए नर उत्तम है, बोले नर तो उत्तम है किससे, बोले राक्षस से, रासक से, राक्षस से। रासक को आप राक्षस कर लीजिएगा। ठीक है ना। नर उत्तम है किससे, बोले सर राक्षस से, तो रासक। ठीक है ना। आगे है कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास का रहस्य। तो कवि क्या कर सकता है, कवि तो केवल रहस्य दे सकता है, रहस्य रहस्य। और कौन, बोले काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य। तो काशी, काशी का रहस्य जानो, काशी का रहस्य जानो। कवि क्या देगा, रहस्य देगा। तो कवि काशी, कवि और काशी दोनों क्या कर रहे हैं, रहस्य दे रहे हैं। ठीक है। आगे बात करें रामचंद्र शुक्ल की तो रामचंद्र शुक्ल का क्या है, बोले राम की बातें छोड़ो, राम का रसायन, राम का रसायन और राम का एक देखे होंगे रामायण। ठीक है ना। तो मिलता जुलता, राम रसायन राम रामायण, राम रसायन राम रामायण। ठीक है ना। रास या रासो भी उसी को कहते हैं। ठीक है ना। नंद दुलारे वाजपेयी का रास, रास। देखिए भैया नंद को अगर दुलार देंगे ना तो रास नहीं आएगा, बीबी को रास नहीं आएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। नंद को दुलार, रास नहीं आता है। ठीक है। तो नंद दुलारे रास, रास रास रास। ठीक है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनके द्वारा रासक, रासक कहा गया, रासक यानी कि राक्षस। हजार राक्षस है, आज भी हजार राक्षस है मानव के रूप में, तो राक्षस राक्षस। ठीक है। आगे बात करें राम स्वरूप चतुर्वेदी की तो राम का स्वरूप रसऊ, रसऊ रसऊ है, रऊस रऊस है, रऊस है, रऊस है, रऊस है। कोई कहते हैं बहुत रऊस है, स्वरूप क्या है भैया, बहुत रऊस है, रऊस है ना, रईस रऊस। ठीक है। आगे दशरथ शर्मा की बात करें तो रासक, रासक दस है ना, दस दस रथ, दशरथ पर कौन, रथ पर कौन, राक्षस, राक्षस। ठीक है ना। तो दशरथ पे क्या है, राक्षस है। आगे माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त तो माता प्रसाद गुप्त रासक, रासक। माता गुप्त हो गई राक्षस को देखकर, राक्षस को देख करके बस दिमाग में रख लीजिएगा, रासक, रासक। ठीक है ना। रासक माने रासक, रासक। आगे गणपत चंद्र गुप्त की बात करें तो रासक, फिर रास, फिर रसा, फिर रास और रासो। ठीक है ना। इस प्रकार से इन्होंने बताया, पहले बताया रासस, फिर बताया रसा, रास, फिर रसा, रासु और रासो। ठीक है। तो दिमाग में इसे रखिएगा, एक बार फिर देख लीजिए क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है ना। अब दस्यु, दस्यु गारसा दातासी का दस्यु शिव, हर के प्रसाद से क्या होगा, राजा और यश होगा। नरो उत्तम है राक्षस से, कवि श्यामल रहस्य देंगे, काशी का रहस्य जानो, राम रसायन राम रामायण। ठीक है ना। नंद को दुलार रास नहीं आता है, हजार रासक है, स्वरूप रऊस है, रऊस है, किसी का स्वरूप रऊस है। 10 रथ पर बैठकर कौन, राक्षस, राक्षस आ रहे हैं। माता गुप्त हो गई राक्षस को देख करके। गणचंद्र क्या है, रासक, राक्षस के साथ रास, रसा और रासु रासु करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से कोई गलती नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार, रचना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये विवरण आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत प्रमाणित है। ठीक है ना। बात करें कवि दलपत विजय, इन्होंने रचना किया खुमान रासो,
9वीं सदी में किया। वीर काव्य है राजस्थानी भाषा में और प्रबंध, इसका रूप क्या है, प्रबंध है। तो ठीक है ना। अब बात करें दलपति, किसके दल की, बोले उसके दल की विजय होगी। किसके दल की, जिसके दल की विजय होगी जिसकी खूब मार करेंगे, खूब मार करेंगे, जिसके सेना खूब मार करेंगे। खुमार, दलपत विजय खुमार, है ना। नई 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 विजय करेंगे, वीर रस भी हो गया। और क्या हो रहा है, राजस्थान में है प्रबंध, ठीक है ना। दल को हम लोग कर लेते हैं दाल का प्रबंध करिए भाई, ठीक है। आगे है नलपत नाल, रचना है बीसल देव रासो, 12-12 बराबर, ठीक है ना। श्रृंगार है 4 खंड में है, वीर गीत है। अब कैसे दिमाग में रखें, देखिए नर नर यानी पति पति देव, पति देव होता है, हर व्यक्ति जानता है पति देव, क्योंकि देव देखिए एक ही रचना है जिसमें देव है। तो जहाँ पे देखिएगा पति और वहाँ पे मान लीजिएगा देव। अब पति देव है, अब पति को देव देव बार बार कहेंगे, बार बार माने 12-12, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। अब पति देव है तो श्रृंगार करेंगी, है ना, 4-4 बार श्रृंगार कर रहे हैं, और वीर गीत है, तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। और ये भी कह सकते हैं कि जो नर होता है ना, वो अपने को पत्नी से 20 मानता है। अब 20 हो या ना हो, हमेशा श्रेष्ठ ही पति लोग दिखते हैं। तो नर पति क्या होता है, 20 होता है, अपने को 20 मानता है, हो या ना हो। तो ऐसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। अब ऐसे बात करें तो नर जो होता है वो देव होता है, ठीक है। नर या पति नर पति देव होता है, ठीक है। बार बार पतिदेव कहते हैं, श्रृंगार 4 क्रमक में है, वीर गीत है, ठीक है। चलिए आगे है जगनिक की बात करें तो परमाल रासो आलखंड है, 1230 में है, वीर काव्य है और वीर गीत इसका रूप है। कैसे, तो देखिए बात करें निक, यहाँ से लीजिए निक, परमाल माने हर माल क्या है, निक है। तो क्या करो, 12 वाला 30 में ले जाओ, 12 वाला 30 में ले जाओ, वीर काव्य 12-30, ठीक है ना। तो निक क्या है, बोले माल सामान। देख रहे होंगे ना, जब मेला वाला में आप जाते हैं, देखते हैं लोग चिल्ला के बेचते हैं कि हर माल 10 में हर माल, 5 में हर माल में, 20 में। तो जगनिक ने क्या, निक माल कितने में, बोले परमाल, निक माल, ठीक है ना, 12-30 में वीर और वीरगात। आगे देखिए चंद्रबरदाई की बात करें तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया जो रचना है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। अब वीर और श्रृंगार 69 समय सर्ग इसमें है, डिंगल भाषा है, प्रबंध काव्य है। कैसे दिमाग में बैठा है, तो देखिए बात करें चंद है ना, बर से क्या होता है, पृथ्वी पर राज करो, है ना। अगर किसी को चंद्रमा का बर मिल जाए तो चंद्र से क्या होता है, चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करो। और वीर श्रृंगार होगा 69 उल्टा सीधा 69, है ना, उल्टा सीधा 69 समय 69 साल तक क्या करो, राज करो, डींग मारो, है ना। और प्रबंध होगा, देखिए पृथ्वी पे अगर रहना भी है ना, तो पृथ्वी पे रहना है तो दाल चावल, यहाँ पे दाल हो गया, यहाँ पे चावल हो गया, तो दाल चावल का प्रबंध आपको करना है, प्रबंध काव्य है, ठीक है ना। और आगे है केदार भट्ट की बात करें तो जय चंद्र प्रकाश 1224 में वीर काव्य है और प्रबंध है। तो देखिए भटके है ना, भटके कब, जब चंद्र प्रकाश, जब प्रकाश चंद होगा, कम होगा तो व्यक्ति क्या होगा, भटकेगा, है ना। और क्या करते हैं, बार बार यानी कि 2-4 बार क्या करते हैं, लोग गिर जाते हैं। तो 1224, ठीक है ना, ये दिमाग में है ना, 1224 वीर है और प्रबंध है। तो देखिए भात, यहाँ पे हो गया दाल, यहाँ पे चावल, यहाँ पे भात, भट्ट माने भात का प्रबंध करना है, भट्ट, ठीक है। आगे बात करें मधुकर भट्ट की, तो मधुकर भट्ट जय मैंग जय चंद्रिका 1243 में, है ना, प्रबंध काव्य है और श्रृंगार में रहेगी ये, ठीक है। तो दिमाग में रख लीजिएगा क्या, कि बोले मधुकर क्या होती है, जय मैंग जय चंद्रिका मधुकर होती है, जय मैंग जय चंद्रिका मधुकर होती है ना। 1243 और प्रबंध करेंगे भात का। तो देखिए दाल चावल और भात, दा से दलपति का खुमार प्रबंध काव्य है, चा से चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है। और भात की बात करें भट्ट से 2 है, केदार भट्ट और जयमंग, है ना। तो भट्ट केदार का कौन, जयचंद्र प्रकाश प्रबंध काव्य है, और मधुकर भट्ट का जयमंग जय चंद्र का प्रबंध काव्य है। तो बस इसको हमने एक ट्रिक में ले लिया, दाल चावल भात का प्रबंध करो, यानी कि ये सब प्रबंध काव्य है, ठीक है। आगे है सारंगधर, रचना हमीर रासो। आगे इसके बारे में कोई विवरण नहीं मिल रहा है। फिर है नल सिंह विजयपाल रासो, वीर काव्य 42 छंद में और वीर गीत। तो देखिए नल विजय, ठीक है ना।
आगे है श्रीधर, श्रीधर रणमल छंद, श्रीधर रणमल छंद के प्रयोक्ता हैं, रणमल छंद दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दिमाग में रख लीजिएगा, श्री श्री धर धर र धर रण में, श्रीधर रण में, नल विजय करते हैं, सारंगधर हमीर है, सारंगधर हमीर है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और एक बार फिर देख लीजिए क्या है किस दल के पद की विजय होती है, जिसके खूब मारपीट करते हैं, वीर नए नए होते हैं, राजस्थानी प्रबंध है, दाल चावल दाल का प्रबंध करिए। नर या पति की बात करें तो देव होता है, बार बार श्रृंगार रस है, जग में निक निक है परमाल, चंद बरदाई चंद के वरदान से पृथ्वी पर राज करो, चंद भटके भटके भटकेदार जैसे है, चंद चंद प्रकाश में भटकते हैं, मधुकर होती है, जयमेंग जिस चंद क्या मधुकर होती है, सारंगधर हमीर है ना, नल विजय करते हैं, श्रीधर रणमल छंद है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और यहाँ पे बात करें तो आपको देखने को मिलेगा है ना, जिसमें 3 श्रृंगार परक रचना है। आप कह सकते हैं स न म, सनम क्या करती है, बोले सर श्रृंगार करती है। तो एक ट्रिक है, और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, केवल आसानी से आपको याद हो जाए, बस इन सभी ट्रिकों का एकमात्र ही उपदेश है, ठीक है ना। क्या हो गया, सनम। अब देखिए जो सनम है, सनम में सा का मतलब हो गया सारंगधर, सांगधर, सारंगधर की बात करें तो इनके द्वारा हमीर रासो लिखा गया, जो कि एक श्रृंगार परक रचना है, ठीक है। दूसरा है ना की बात करें नरपत, नरपत की बात करें तो बीसल देव रासो पति, और माँ की बात करें तो माँ से है मधुकर, जयमेंग जस चंद्रिका, जयमेंग जस चंद्रिका मधुकर होती है ना, तो मधुकर की रचना है, वो भी क्या है, श्रृंगार परक है। तो यही बस दिमाग में रख लीजिएगा कि सनम क्या करती है, श्रृंगार करती है, सा से सारंगधर का हमीर रासो, ना से नरपति का बीसल देव रासो, और माँ से कौन, वही जयमेंग जस चंद्रिका मधुकर होती है, यानी कि मधुकर का जयमेंग जस चंद्रिका मधुकर होती है। ये 3 ऐसे रासों हैं जो कि श्रृंगार परक है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सनम श्रृंगार करती है, ठीक है। बस अब आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा है कि चंद्रप्रदायी क्या है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो इसकी भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रप्रदायी को ही कहा जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता में विद्वानों के बीच में मतभेद है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो देखिए रासो से प्रश्न बनता है, इनके रासो साहित्य से प्रश्न बनता है, और पृथ्वीराज की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता और अर्ध प्रमाणिकता से भी प्रश्न बना हुआ है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसे भी दिमाग में रखिए। बात करें किसकी बात प्रमाणित होगी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड। देखिए किसकी बात को आप बिल्कुल प्रमाणित मानेंगे, है ना। देखिए पहली बात तो उसकी मानते हैं जो व्यक्ति सुंदर होता है। अब सुंदर का अर्थ यहाँ पे ले लीजिएगा कि कोई व्यक्ति विद्वान हो, तो उसकी जो बात कहेगा कि ऐसा नहीं ऐसा है, उसको मानेंगे, ठीक है। अपने फील्ड में सुंदर उत्कृष्ट होगा तो उसकी बात लोग ज़्यादातर मानेंगे, ठीक है ना। कोई टीचर है अगर अपने विषय में सुंदर है, मतलब जानकार है, तो उनकी बात प्रमाणित होगी, तो सुंदर। दूसरा मिश्र बंधु, कई बंधु मिल करके अगर कोई बात कह दे तो ज़्यादातर प्रमाणित मानी जाएगी कि हाँ भाई सब लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। मोहनलाल विष्णुलाल पंडा, तो देखिए मोहन जो मन को मोह लेता है उसकी बात अगर कोई मानेगा तो भैया मोहनी बात है, तो प्रमाणित होगी ही, ठीक है ना। और कर्नल, देखिए कर्नल जैसे कोई बात कहता है ना, सारे सैनिक उसके आदेश को मान लेते हैं। तो एक दिमाग में रख लीजिएगा, यानी कि ये कि आपके लिए क्लू है, और इस क्लू की सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सुंदर व्यक्ति की बात प्रमाणित मानी जाएगी, मिश्र बंधु एक साथ कह दे तो उनकी बात प्रमाणित मानी जाएगी, मन को मोहने वाला मोहनलाल कह दे तो उसकी बात प्रमाणित मानी जाएगी, और अगर कर्नल कह देता है तो उसकी बात प्रमाणित मानी जाती है, ठीक है ना। इनके अलावा भी कुछ और हैं जिन लोगों ने इसको प्रमाणित माना है, जिनमें आपने देखा होगा एक नाम किसका, कुंवर कन्हैया लाल का, वो भी प्रमाणित मानते हैं, है ना। राधा कृष्णदास की बात करेंगे तो राधा कृष्णदास भी इसको प्रमाणित मानते हैं, और एक मोतीलाल मनेरिया जी हैं, उन्होंने भी इसको प्रमाणित माना है, यानी कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित माना है। तो अलग से आप इनको भी जोड़ लीजिएगा कि कुंवर कन्हैया जी और किसको, मोतीलाल जी को जोड़ लीजिएगा, और राधा कृष्ण दास को जोड़ लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे अप्रमाणित की बात। अप्रमाणित की बात कौन कर सकता है, एक तो आचार्य
रामचंद्र शुक्ल, दूसरे देवी प्रसाद, तीसरे कविराज श्यामल दास हैं, चौथे गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, भूलर हैं और मुरारी दान है। तो देखिए अप्रमाणित वही कर सकता है। प्रमाणिक की बात किसकी मानी जा रही है? आप देखिएगा, सुंदर व्यक्ति है, मिश्र बंधु है, मन को मोहने वाला कर्नल है। अप्रमाणिक में देखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादातर क्या है, देवी देवता है। एक तो राम है, दूसरा देवी है, तीसरी गौरी शंकर है, चौथा मुरारी है ना। और इनके अलावा कौन है? इनके अलावा एक बूलर है, ठीक है ना, एक बूलर है और एक कविराज है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। मोटी बात क्या है, बोले अप्रमाणित तो वही मान रहा है, कौन? रामचंद्र प्रमाणित मान रहे हैं, है ना। रामचंद्र किसी चीज को प्रमाणित नहीं मान रहे हैं, बल्कि अप्रमाणित कह रहे हैं, पृथ्वी को अप्रमाणित मान रहे हैं। ऐसे रखिएगा, राम ने पृथ्वी को अप्रमाणित माना, दूसरा देवी ने भी मान लिया कि जब राम मानेंगे तो देवी भी मान लिया, और देवी ने जब माना तो गौरी और शंकर ने भी मान लिया, मुरारी ने भी मान लिया कि पृथ्वी अप्रमाणित है। अब देखिए कौन बचा? एक बूलर को हम लोग कहते हैं बूलर व्यक्ति मूर्ख है। बस दिमाग में रखिएगा, बूलर ने भी क्या कर लिया कि अप्रमाणित मान लिया। अब बचा कौन? कवि। तो कविराज ने भी कहा भाई कि जब देवी देवता शंकर, बूलर और मुरारी सब लोग मान रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं? कविराज श्यामल दास ने भी कहा कि पृथ्वी हमारे हिसाब से भी अप्रमाणित है। अब दूसरा क्लू भी आप बना सकते हैं पृथ्वी राजराजों को अप्रमाणित के लिए। क्या कि एक तो मुंशी है, मुंशी का मतलब मुंशी देवी प्रसाद हो गए, दूसरे कौन है? शुक्ल जी हैं, तो मुंशी और शुक्ल जी। तीसरे कौन है? गौरी शंकर ओझा हैं। तो देखिए एक कौन हो गया? एक मुंशी, एक शुक्ल और ओझा, तीन ये हो गए जो पृथ्वी को अप्रमाणित मानते हैं। और चौथे में दो कविराज हैं, दो कवि, एक कविराज मुरारी दान है और दूसरे कविराज श्यामल दास है, ठीक है ना। तो कविराज मुरारी दान और कविराज श्यामल दास, ये दोनों क्या करते हैं? पृथ्वी को अप्रमाणित मानते हैं। इनके अलावा दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर बुलर है और दूसरे डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। तो देखिए ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ पे रामकुमार वर्मा नहीं दिख रहे हैं आपको, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी पृथ्वी को अप्रमाणित माना है। इसे ट्रिक में शामिल कर लीजिएगा। क्या शामिल किए? एक तो मुंशी है, ठीक है ना। अब मुंशी देवी प्रसाद हो गए, दूसरा कौन है? शुक्ल जी हैं, तो शुक्ल रामचंद्र शुक्ल हो गए। एक ओझा है, तो ओझा कौन हो गया? गौरी शंकर ओझा। तो मुंशी, शुक्ल और ओझा, तीन ये हो गए। और दो कविराज हैं, दो कविराज, तो कविराज कौन? एक तो कविराज मुरारी दान हो गए और कविराज श्यामल दास हो गए, दो हो गए। और दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा और दूसरे डॉक्टर बूलर हैं। ऐसे दिमाग में रखिएगा। और एक ट्रिक आपने भी देखा ही है, क्या है कि भैया पृथ्वी को अप्रमाणित वही मान सकता है, कौन? जो देवी देवता होंगे, एक तो रामचंद्र ने, दूसरा देवी ने, तीसरा कौन? गौरी शंकर दोनों ने कहा, चौथा मुरारी ने कहा भैया पृथ्वी अप्रमाणित है, और डॉक्टर बुलर ने कह दिया, और कवि श्यामल दास ने कह दिया, और रामकुमार वर्मा को भी जोड़ लीजिएगा इसी में, ठीक है ना। ऐसे आप 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगा, और आपका अगर प्रश्न यहाँ से बनेगा तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। अब आगे देखिए, पृथ्वीराज राजसों को आद्य प्रमाणित मानने वाले विद्वान, जिनमें मुंजिन विजय हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। अब इन सबको कैसे दिमाग में हमेशा के लिए बैठाया जाए? तो एक तो ये देख लीजिएगा, जो मुनि होता है वो किसी चीज़ को आधा मानता है सही, आधा गलत है। दूसरा, हजार ऐसे व्यक्ति हैं जो अर्धमन से किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं फिर अस्वीकार करते हैं, यानी कि सहमति और असहमति। और कुछ लोग कहते हैं सुनीति माने अच्छी नीति तो यही है कि भैया आधा स्वीकार करो, आधा है ना अस्वीकार कर दीजिए। और दशरथ जी क्या करते हैं, है ना, देखे होंगे आधे मन से राम जी को पृथ्वी पर भेजे थे वनवास के लिए। तो ऐसे दिमाग में थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसकी एक ट्रिक भी है, क्या है कि 10,000 कौन? 10,000 मुनि अगर क्या करेंगे, विपिन में जाकर सुनीति करें तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी अर्ध प्रमाणित हो जाएगी। तो 10 से हो जाएगा दशरथ ओझा, 1000 से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, 10,000 मुनि से हो जाएगा, 10,000 मुनि से हो गया मुनिजन विजय। अगर से हो जाएगा क्या? आपने देखा होगा, एक आपको मिलते हैं अगरचंद्र नाहटा, कौन है? अगरचंद्र नाहटा। अगर जाएंगे कहाँ? विपिन से हो जाएगा विपिन बिहारी, कौन हो जाएगा? विपिन बिहारी चतुर्वेदी। तो 10,000 मुनि अगर विपिन में जाकर, तो विपिन से हो जाएगा विपिन बिहारी, है ना, विपिन बिहारी चतुर्वेदी। क्या करेंगे? सुनीत करें, सुनीत का मतलब हो गया सुनीत कुमार चटर्जी, तो क्या हो जाएगा?
पृथ्वी अर्ध प्रमाणित हो जाएगी या पृथ्वी अर्ध प्रमाणित मानी जाएगी। ठीक है, कौन बोले 10,000, कौन 10,000 मुनि अगर कहाँ विपिन में जाकर क्या करें, है ना, सुनीत करें तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी अर्ध प्रमाणित हो जाएगी। ठीक है ना। 10 से हो गया दशरथ चंद्र ओझा, 1000 से हजारी प्रसाद, अगर से हो गया अगर चंद नाहटा। ठीक है ना। विपिन से हो गया, विपिन में जाएंगे ना, विपिन बिहारी चतुर्वेदी। और कौन इसके अलावा तो क्या करेंगे, विपिन जाकर सुनीत करेंगे, सुनीत कुमार चटर्जी, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, अर्ध प्रमाणित हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें देखेंगे कि 4 नाम आपको यहाँ से मिल रहे हैं और 2 नाम हम लोग अलग से लिए हैं। 2 नाम कौन कौन से हैं, विपिन में जा करके, तो विपिन आप दिमाग में रख लीजिएगा, कौन, विपिन बिहारी चतुर्वेदी। और दूसरा नाम अगर से हो जाएगा अगर, है ना, चंद्र नाहटा, अगर चंद्र नाहटा। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, प्राय प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। आगे है पृथ्वीराज रासों की बात करें तो पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है और इसके 69 समय या सर्ग है। तो 68-69 को जोड़ लीजिएगा, 68 छंद है और 69 उल्टे सीधे 69 इसके क्या है, समय या सर्ग है। मुख्य छंद की बात करें तो कवित्त, छप्पै, दोहा, तोमर, त्रोटक और गाहा आर्या, ये सब मुख्य छंद हैं। और चंद्रप्रदायी को छप्पै छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना गया है। ठीक है ना। देखिए पृथ्वी पर क्या करते हैं, सुख और सुखी संवाद करेंगे पृथ्वी पे ही। ठीक है ना। डॉक्टर बुलर जी की बात करें तो सर्वप्रथम कश्मीरी कवि हैं जैनक, जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, के आधार पर 1875 से पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मान लिया है। अभी आपने पढ़ा है ना कि डॉक्टर बुलर जी भी का नाम सम्मिलित है उसमें, पृथ्वी को अप्रमाणित वाले में। ठीक है ना। तो यही पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदायी के पुत्र जलहर ने पूरा किया, जलहर ने इसको पूर्ण किया। ठीक है। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी है। ठीक है ना। राजनीतिक महाकाव्य के चाहे क्या कहते हैं, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बात करें पतनाल ने बीसल देव रासों में किया है। यही नरपति भी ना, नरपति देवपति देव होता है, श्रृंगार है। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। आगे बात करें कैमास वध की तो पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है कैमास वध, इसे दिमाग में रखिएगा। 2-3 बार भी परीक्षा में पूछा गया है कैमास वध संबंधित है, तो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत एक समय या सर्ग है जिसे कैमास वध कहते हैं। ठीक है ना, उसी का एक भाग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य की परंपरा का प्रथम ग्रंथ बात करें बीसल देव रासो को स्वीकार किया है, अभी एक बार और आपने देखा था। पलमार रासों की बात करें तो आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। आल्हा, है ना, आलखंड से जाना जाता है। तो आलखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जो जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलखंड की बात करें तो आलखंड बरसात के ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। और एक आध बार पूछा भी गया है कि बरसात ऋतु में गाया जाने वाला, तो ठीक है, परमाल रासो जगनिक का है, इसी में आलखंड है और यही आलखंड जो है वर्षा ऋतु में जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, बैसवाड़ा में, है ना, और बुंदेलखंड में गाया जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी तथ्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।